हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड को, डेमोग्राफी, सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इस यूनिट को कंप्लीट वन शॉट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पे बात करेंगे हम, जो आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर डेमोग्राफी के बारे में। ठीक है, कि डेमोग्राफी होती क्या है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब भी कोई भी किसी भी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसकी सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जाती है। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी को हिंदी में नाम देते हैं जनसांख्यिकी, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन करना या ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन करना, इसको ही हम नाम देते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, it includes the study of the population size, distribution, density, growth, composition and changes over time due to birth, death and the migration। ठीक है, जो डेमोग्राफी होती है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की साइज़ की, यानी कि जो जनसंख्या है उसकी साइज़ कितनी है। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, उसका जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो कितना है। ठीक है, ग्रोथ किस तरह से हो रही है पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है। ठीक है, साथ ही समय के साथ में बर्थ, डेथ और माइग्रेशन के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसको ही हम नाम देते हैं डेमोग्राफी, यानी कि जनसांख्यिकी। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन सबसे पहले आनी चाहिए कि डेमोग्राफी जो है वो जनसंख्या का अध्ययन करना, इसको ही हम नाम देते हैं डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि भाई डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी का अध्ययन क्यों कर रहे हैं हम, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या गोल है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, डेमोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये पॉइंट्स याद है, तो आप अगर इनको एग्जाम के अंदर लिख के आते हो तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो, तो भी आपका आंसर जो है वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने जिससे आपका जो भी आंसर है वो बड़ा होए, वो आप अच्छे से लिख पाओ, साथ ही जो आपका आंसर है वो अच्छा हो। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है डेमोग्राफी का वो है टू नो द पॉपुलेशन साइज, यानी कि पॉपुलेशन की साइज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, डेमोग्राफी ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, टू स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ की स्टडी करने के लिए हम डेमोग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, टू असेस हेल्थ नीड्स, जो भी हेल्थ की नीड्स है कि भाई जो भी पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ की आवश्यकताएं क्या है, उसको हम असेस करने के लिए क्या करते हैं, डेमोग्राफी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, साथ ही टू प्लान हेल्थ सर्विसेज, जो भी स्वास्थ्य की सेवाएं उनको प्लान करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि भाई कोई भी एक गाँव है, ठीक है, वहाँ पे 1000 लोगों की जनसंख्या है। ठीक है, तो वहाँ पे उन 1000 लोगों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, जो भी स्वास्थ्य की सेवाएं उसको प्लान करते हैं। ठीक है, टू डेवलप गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पॉपुलेशन साइज है उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, और इसी को हम नाम देते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, यानी कि जो डेमोग्राफी है, जो जनसांख्यिकी है, उसके क्षेत्र क्या क्या है, इसके अंदर हम स्टडी किस किस की करते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी स्टडीज, डेमोग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की साइज की, पॉपुलेशन डेंसिटी की, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, एज कंपोजिशन के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सेक्स कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ठीक है, बर्थ रेट के बारे में पढ़ते हैं डेमोग्राफी के अंदर, डेथ रेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्टिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि भाई कोई भी पॉपुलेशन है उसके अंदर से कितने लोग जो है वो माइग्रेट हो गए, यानी कि यहाँ से प्रवास कर दिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। ठीक है, इसके बारे में हम डेमोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम डेमोग्राफी के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, कि कोई भी एक जगह की पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक साल के अंदर कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, इसको हम डेमोग्राफी के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ द डेमोग्राफी, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये ऐसे टॉपिक्स जो है ये आप जो है, और ये आंसर जो है वो आप लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कि जो डेमोग्राफी है उसकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहला है हेल्प्स आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डेमोग्राफी की स्टडी करते हैं, यानी कि एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, असिस्ट इन प्लानिंग हेल्थ प्रोग्राम्स, जो भी हेल्थ प्रोग्राम है उनको प्लान करने के लिए हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। हेल्प्स एस्टिमेट फ्यूचर हेल्थ नीड्स, जो भी भविष्य में जो भी हम हेल्थ की जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, डेमोग्राफी की मदद लेते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम जानते हैं कि कोई भी
प्लेस है वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी स्वास्थ्य की सेवा है वो हम प्लान करते हैं, तैयार करते हैं। सपोर्ट डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल, ठीक है, जो भी डिजीज है, जो भी बीमारी है, उसकी रोकथाम के लिए, उसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, डेमोग्राफिक स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जो भी मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को हम क्या करते हैं, डेमोग्राफी के थ्रू इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है डेमोग्राफी की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चन आता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। 2 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल डाटा रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स सच एज बर्थ, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स एंड डिजीज, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऐसे न्यूमेरिकल डाटा होते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे बर्थ से, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स एंड डिजीज, इनसे रिलेटेड जो भी डाटा है उनको हम बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। इसके अंदर आता है बर्थ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो भी जन्म है, जो भी बर्थ के न्यूमेरिकल डाटा है कि कितने जन्म हुए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर। डेथ स्टैटिस्टिक्स, मैरिज स्टैटिस्टिक्स, डिजीज स्टैटिस्टिक्स और लास्ट है फर्टिलिटी स्टैटिस्टिक्स। इनके बारे में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को हम क्या करते हैं इसके अंदर असेस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इसका, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ठीक है। मेजर्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी की जो हेल्थ स्टेटस है उसको मेजर करने के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक कम्युनिटी के, एक समुदाय की जो भी स्वास्थ्य की सेवाएं, ठीक है, उसके बारे में उसको मेजर करने में हेल्प करता है हमारी, ठीक है। हेल्प्स कंपेयर हेल्थ कंडीशन बिटवीन डिफरेंट एरियाज, ठीक है, अलग अलग एरियाज के बीच में हेल्थ की कंडीशंस को कंपेयर करने में, ठीक है, तुलना करने में क्या करता है, हेल्प करता है, तुलना करने में वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है, ठीक है। इवेल्युएट्स हेल्थ प्रोग्राम्स, जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स है उनको इवेल्युएट करने के लिए, रीअसेस करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करता है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है, ठीक है। असिस्ट इन द प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं उनको प्लान करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही हेल्प्स गवर्नमेंट मेक हेल्थ पॉलिसीज, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है वो गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसीज को बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोग्राफी साइकिल, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन आया इस यूनिट से वो आया है डेमोग्राफी साइकिल का, तो ये आपको पढ़ना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। डेमोग्राफी साइकिल क्या होती है भाई, डेमोग्राफी की मतलब जनसांख्यिकी और साइकिल मतलब चक्र, ठीक है, यानी कि जनसांख्यिकी चक्र, ठीक है, जनसंख्या क्या चक्र, ठीक है। द डेमोग्राफिक साइकिल इज द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, ठीक है। डेमोग्राफी साइकिल एक पैटर्न होता है जिसके अंदर बर्थ रेट एंड डेथ रेट के चेंजेस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से इसके अंदर जो भी पॉपुलेशन है उसके अंदर बर्थ रेट के अंदर क्या चेंज हुए हैं, डेथ रेट के अंदर क्या चेंज हुए हैं, इसकी स्टडी हम डेमोग्राफी साइकिल के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेजेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल की, ठीक है। डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर कौन कौन सी स्टेज होती है, ये स्टेज ही वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे कैसे लिख के आनी है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेज फर्स्ट है हाई स्टेशनरी, ठीक है। हाई स्टेशनरी के अंदर क्या क्या हाई होता है, इसके अंदर हाई बर्थ रेट रहती है, साथ ही हाई डेथ रेट रहती है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वेरी लो, यानी कि इस स्टेज के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो होता है, ठीक है, वेरी स्लो। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वेरी स्लो, यानी कि इस स्टेज के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, ठीक है। सेकंड स्टेज आती है अर्ली एक्सपेंडिंग, इसके अंदर क्या होता है, बर्थ रेट रिमेन हाई, जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो हाई रहती है, ठीक है। डेथ रेट डिक्रीज ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर, जो डेथ रेट है वो बेटर हेल्थ केयर के कारण डिक्रीज होती है, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली, इसके अंदर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। थर्ड जो स्टेज है डेमोग्राफिक साइकिल की वो आती है लेट एक्सपेंडिंग, इसके अंदर क्या होता है, बर्थ रेट स्टार्ट डिक्रीजिंग, बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, ठीक है। डेथ रेट रिमेन लो, जो डेथ रेट है वो क्या रहती है, लो रहती है। पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो लगातार ग्रो करती रहती है, ठीक है। स्टेज फोर्थ आती है लो स्टेशनरी, इसके अंदर लो बर्थ रेट रहता है, लो डेथ रेट रहती है, साथ ही जो पॉपुलेशन है वो क्या रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो स्टेज है वो है स्टेज 5 डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बर्थ रेट बिकम्स लोअर देन डेथ रेट, जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट की तुलना में कम होती है, ठीक है।
पॉपुलेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग, जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। मोर एल्डरली पीपुल देन चिल्ड्रन, इसके अंदर जो एल्डरली पीपुल है वो बच्चों की तुलना में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। डेमोग्राफी साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और आपको इसको तैयार कर लेना है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद है इंडिया इज इन द लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। जो इंडिया है, जो इंडिया कंट्री है, ठीक है, जो भारत है, वो स्टेज 3 के अंदर क्या होता है, कंसीडर होता है, ठीक है। यानी कि लेट एक्सपेंडिंग स्टेज के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, लेकिन डेथ रेट क्या होता है, लो रहता है, और पॉपुलेशन जो है वो लगातार ग्रो करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज यानी कि स्टेज 3 के अंदर कंसिडर किया गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सेक्स रेशो के बारे में, ठीक है। सेक्स रेशो क्या होता है भाई, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सेक्स रेशो इज द नंबर ऑफ द फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या, उसी को हम नाम देते हैं सेक्स रेशो, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, सेक्स रेशो इक्वल टू नंबर ऑफ द फीमेल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ द मेल्स मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोजेज ऑफ द लो सेक्स रेशो, यानी कि लो सेक्स रेशो के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि लो सेक्स रेशो के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। सबसे पहले फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि जो भी महिलाएं, जो भी फीमेल है, उनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण भी क्या होता है, लो सेक्स रेशो देखने को मिलता है, ठीक है। पुअर न्यूट्रिशन फॉर गर्ल्स, जो भी गर्ल्स होती है उनके लिए पुअर न्यूट्रिशन, अगर उनको पुअर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लो सेक्स रेशो देखने को मिलता है। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि जो मातृ मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लो सेक्स रेशो देखने को मिलता है। साथ ही जो एजुकेशन है उसकी भी कमी होती है, उसकी वजह से लो सेक्स रेशो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है सोशल इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं, यानी कि समाज पर इसके क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो जेंडर इम्बेलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। डिफिकल्टी होती है मैरिज के अंदर, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है। इसके बाद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, जो वुमेन है उसके विरुद्ध वायलेंस देखने को मिलता है, हिंसा देखने को मिलती है, ठीक है। साथ ही सोशल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि समाज के अंदर वुमेन्स को एक तरह से इक्वलिटी नहीं दी जाती है, ठीक है, यानी कि समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है उनके साथ, ठीक है। तो ये सारे सोशल इफेक्ट्स है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है, जिसको CSR के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस के अंदर भी दिए गए हैं और कई बार एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर ये पूछा जाते हैं कि भाई चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, ठीक है। ये आपको इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि भाई CSR होता है क्या, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो इज द नंबर ऑफ द गर्ल्स 0 to 6 ईयर पर 1000 बॉयज 0 to 6 ईयर, यानी कि 0 से 6 साल तक के 1000 बच्चों पर, 1000 लड़कों पर 0 से 6 साल की लड़कियों की संख्या, इसी को नाम देते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाइल्ड सेक्स रेशो इक्वल टू नंबर ऑफ द गर्ल्स 0 to 6 ईयर डिवाइड बाई नंबर ऑफ द बॉयज 0 to 6 ईयर मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स। जो वाइटल स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है, उनके सोर्स क्या है, ठीक है, यानी कि हम कहाँ से जो भी वाइटल स्टेटिस्टिक्स है उनके बारे में हम कहाँ से डिटेल्स लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है इसके अंदर सेंसस। सेंसस क्या होता है भाई, द सेंसस इज द ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। हर 10 साल के अंदर पूरी जो जनसंख्या है उसके बारे में जो ऑफिशियल काउंटिंग हम करते हैं उसको ही नाम देते हैं सेंसस। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी कलेक्ट की जाती है सेंसस के दौरान, यानी कि जनसंख्या, यानी कि जनगणना। सेंसस को आप समझ सकते हो जनगणना, ठीक है, ये हर 10 साल के अंदर करवाई जाती है, ठीक है। और 2026 के अंदर भी इंडिया के अंदर जनसंख्या चल रही है, ठीक है, जनगणना चल रही है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इस दौरान कौन कौन सी जो भी मेंबर्स आते हैं जनगणना के लिए वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके थ्रू, एज के बारे में वो पूछते हैं, ठीक है, सेक्स के बारे में वो पूछते हैं कि मेल कितने फीमेल कितने घर में, ठीक है, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हैं, ठीक है, एजुकेशन के बारे में वो डिटेल्स लेते हैं, ठीक है, रिलीजन के बारे में पूछते हैं कि भाई आपका रिलीजन कौन सा है, ठीक है, हाउसिंग के बारे में पूछते हैं, साथ ही वो लिटरेसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, सेंसस के अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेंसस क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ द वाइटल स्टेटिस्टिक्स, तो पहला सोर्स होता है सेंसस, ठीक है। सेकंड है, इसके बाद है इसके अंदर यूजेज क्या है भाई सेंसस का, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ प्लानिंग, ठीक है, हेल्थ की प्लानिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जनगणना करते हैं, ठीक है। पॉलिसी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जनगणना करते हैं, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली क्या कर पाए, एलोकेट कर पाए, ठीक है, प्रोवाइड कर पाए जो भी पॉपुलेशन उसको, ठीक है। साथ ही पॉपुलेशन एस्टिमेशन, यानी कि जो भी जनसंख्या है उसका हम अनुमान लगा पाए, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंसस
का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो सोर्स होता है वाइटल स्टैटिस्टिक का, वो होता है सीआरएस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सीआरएस रिकॉर्ड्स बर्थ, डेथ एंड मैरिज, ठीक है। जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है इसके अंदर बर्थ, डेथ एंड मैरिज के बारे में जो भी डिटेल्स है वो रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोवाइड्स लीगल आइडेंटिटी, ठीक है। जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो लीगल आइडेंटिटी प्रदान करता है, ठीक है। गिव एक्यूरेट बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, एक्यूरेट बर्थ और डेथ रिकॉर्ड प्रदान करता है, ठीक है। हेल्प्स कैलकुलेट हेल्थ इंडिकेटर्स, जो भी स्वास्थ्य के सूचक है उनके बारे में उनको कैलकुलेट करने में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड बात करते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है भाई। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज अ लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे दैट प्रोवाइड्स रिलायबल एस्टिमेट्स ऑफ द बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट, ठीक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट के बारे में जो भी जानकारी है वो प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का गोल क्या है, क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। एस्टिमेट बर्थ एंड डेथ रेट्स, यानी कि जन्म और मृत्यु दर का पता लगाने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। मीजर पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको हम क्या कर रहे हैं, मीजर कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरह हो रही है, ठीक है। मॉनिटर फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी ट्रेंड्स, फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी के ट्रेंड्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए हम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। हॉस्पिटल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द बर्थ, डेथ, डिजीज, ऑपरेशंस, एडमिशंस एंड डिस्चार्ज। जो हॉस्पिटल होता है वो इन सभी के बारे में, इन सभी का जो भी रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। दीज रिकॉर्ड्स हेल्प्स मॉनिटर डिजीज पैटर्न्स एंड इंप्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड है वो डिजीज के पैटर्न को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं, साथ ही जो भी स्वास्थ्य की सेवाएं उनको इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ द वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है उसका यूज क्या है, ठीक है। मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस को मेजर करने में हेल्प करता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कैलकुलेट हेल्थ इंडिकेटर्स, जो भी हेल्थ इंडिकेटर्स है उनको कैलकुलेट करता है, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। उसके बाद प्लान हेल्थ सर्विसेज, जो भी हेल्थ सर्विसेज है उनको प्लान करने में हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही इवेल्युएट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उनको इवेल्युएट करने में, उनको असेस करने में, रीचेक करने में, रीअसेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। एस्टिमेट फ्यूचर पॉपुलेशन, जो भी फ्यूचर के अंदर जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उसका पता लगाने में वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई हाई रिस्क ग्रुप्स, ठीक है। साथ ही जो भी हाई रिस्क ग्रुप होते हैं उनको, साथ ही जो भी हाई रिस्क ग्रुप होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सपोर्ट मेडिकल रिसर्च, जो मेडिकल रिसोर्स है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मातृ एंड शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को इंप्रूव करने में भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या होते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन ट्रेंड मीन्स चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन ओवर टाइम, यानी कि पूरे विश्व के अंदर समय के साथ में जो भी पॉपुलेशन के अंदर परिवर्तन आ रहा है उसी को नाम दे रहे हैं हम वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स, ठीक है। करंट ट्रेंड्स क्या है, यानी कि वर्तमान समय में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा है, जो भी विश्व है वैश्विक स्तर पर पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज हैव फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। डेवलप कंट्रीज हैव लोअर बर्थ रेट, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, जैसे यूएस हो गया, ठीक है, वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो कम देखने को मिल रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज, ठीक है, जो जीने की दर है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। एल्डरली पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो भी एल्डर पर्सन होते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या होता है भाई, ये आपके सिलेबस के अंदर है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस के अंदर है वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा बार आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो वो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स क्या होता है भाई, ठीक है। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। मोर्बिडिटी मीन्स द प्रेजेंस और ऑकरेंस ऑफ द डिजीज, इलनेस और डिसेबिलिटी इन पॉपुलेशन, ठीक है। संख्या के अंदर डिजीज, इलनेस या डिसेबिलिटी का प्रेजेंट होना, उसी को हम नाम देते हैं मोर्बिडिटी, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन के अंदर मैं बात करूँ, मोर्बिडिटी टेल्स अस हाउ मेनी पीपल आर सिक इन ए कम्युनिटी।
मोर्बिडिटी हमें ये जानकारी देता है कि एक कम्युनिटी के अंदर, एक समुदाय के अंदर कितने लोग बीमार हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस से कितने लोग पीड़ित है, कितने लोगों को ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, कितने लोगों को मलेरिया है, ठीक है, कितने लोगों को डायबिटीज डिजीज है, ठीक है, कितने लोगों को हाइपरटेंशन है, साथ ही कितने लोगों को कोविड-19 है। ठीक है, इसको ही नाम देते हैं मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है इंसिडेंस रेट। ठीक है, इंसिडेंस रेट क्या होता है भाई। इंसिडेंस रेट इज द नंबर ऑफ द न्यू केसेज ऑफ ए डिजीज अकरिंग इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर स्पेसिफिक पीरियड के दौरान बीमारी के नए केसेज की जो संख्या है उसी को हम नाम देते हैं इंसिडेंस रेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। इंसिडेंस रेट क्या होता है भाई, न्यू केसेज ड्यूरिंग ए पीरियड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट द रिस्क मल्टीप्लाई 1000 और 1 लाख। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इंसिडेंस रेट का। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द इंसिडेंस रेट। ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। सेकंड जो टाइप होता है मोर्बिडिटी का वो होता है प्रिविलेंस रेट। ठीक है, प्रिविलेंस मतलब फैलाव। ठीक है, प्रिविलेंस रेट इज द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस न्यू प्लस ओल्ड ऑफ ए डिजीज इन ए पॉपुलेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल के अंदर एक पॉपुलेशन के अंदर बीमारियों के केसेज की कुल संख्या, इसी को हम नाम देते हैं प्रिविलेंस रेट। कि कोई भी डिजीज है, ठीक है, उसके अंदर न्यू केसेज कितने, साथ ही ओल्ड केसेज कितने, ठीक है, उसको टोटल करके जो भी डाटा अपने पास आ रहा है उसको ही नाम दे रहे हैं हम प्रिविलेंस रेट। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रिविलेंस रेट इजगल टू टोटल एग्जिस्टिंग केसेज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। मोर्टेलिटी इंडिकेटर को समझने से पहले मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे मोर्टेलिटी क्या होती है भाई। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। ठीक है, मोर्टेलिटी मीन्स द अकरेंस ऑफ ए डेथ इन ए पॉपुलेशन। एक जनसंख्या के अंदर मृत्यु के प्रेजेंस को, मृत्यु की उपस्थिति को, यानी कि मृत्यु होने को, इसको हम नाम देते हैं मोर्टेलिटी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं, मोर्टेलिटी टेल्स अस हाउ मेनी पीपल डाई इन ए कम्युनिटी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान एक कम्युनिटी के अंदर मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है, ठीक है, या उनके बारे में जो जानकारी है वो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, यानी कि जो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स है उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है क्रूड डेथ रेट, जिसको CDR के नाम से जानते हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ ए डेथ इन ए ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, एक साल के अंदर 1000 पॉपुलेशन पर मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसको ही हम नाम देते हैं क्रूड डेथ रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, CDR इजगल टू टोटल डेथ इन ए 1 ईयर डिवाइडेड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जिसको IMR के नाम से जानते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ डेथ ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर 1000 लाइफ बर्थ पर एक साल से छोटे bच्चों के मरने की जो संख्या है उसी को हम नाम देते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, IMR इजगल टू इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर डिवाइडेड बाई टोटल लाइफ बर्थ मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है भाई। ठीक है, जिसको MMR के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स के अंदर कि व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, द नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और विद इन 42 डेज आफ्टर डिलीवरी पर 1 लाख लाइव बर्थ, यानी कि 1 लाख लाइव बर्थ पर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी के बाद में 42 डेज के अंदर मरने वाली मदर्स की जो संख्या है उसी को हम नाम देते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, MMR इजगल टू मैटरनल डेथ डिवाइड बाई लाइफ बर्थ मल्टीप्लाई 1 लाख। ठीक है, कोजेज की बात कर लेते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के क्या कारण है, यानी कि मातृ मृत्यु दर के क्या कारण है। ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग, यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी कि सीवियर ब्लीडिंग कारण जो है सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर देखने को मिलती है। ठीक है, सेकंड है इक्लेम्सिया, इसके बाद है सेप्सिस, इसके बाद है अनसेफ अबॉर्शन और लास्ट है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ठीक है, ये सारे कारण होते हैं जिनके कारण सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी देखने को मिलती है, यानी कि मातृ मृत्यु दर देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जिसको NMR भी बोलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ डेथ ऑफ द बेबीज विद इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइफ बर्थ, यानी कि 1000 लाइफ बर्थ पर पहले 28 दिन के अंदर मरने वाले
बेबीज या बच्चों की संख्या, ठीक है, उसको ही हम नाम देते हैं नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। कॉमन कोजेज की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट के। इसके अंदर सबसे पहला कारण है प्री मैच्योरिटी, ठीक है। इसके बाद है बर्थ एस्पेक्सिया, इसके बाद है नियोनेटल इन्फेक्शन और लास्ट है कंजेनिटल एनोमलीज। इनके कारण जो है सबसे ज़्यादा नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट देखने को मिलती है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, NMR इजकल टू नंबर ऑफ नियोनेटल डेथ लेस देन 28 डेज डिवाइडेड बाई टोटल लाइव बर्थ इन ए सेम ईयर मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट क्या होता है भाई, जिसको U5MR नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ डेथ ऑफ ए चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 1000 लाइव बर्थ पर 5 साल से छोटे बच्चों के मरने की संख्या, इसी को हम नाम देते हैं अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट। इसका फॉर्मूला याद रखना है, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट इजकल टू नंबर ऑफ ए डेथ ऑफ ए चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स डिवाइडेड बाई टोटल लाइव बर्थ इन द सेम ईयर मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वेलेंस के बारे में। सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्वेलेंस जो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, सर्वेलेंस इज द कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिसेमिनेशन और रिपोर्टिंग ऑफ द हेल्थ रिलेटेड डाटा फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है। सर्वेलेंस या निगरानी होता क्या है, ठीक है। जो भी स्वास्थ्य संबंधित डाटा होता है उसका कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक कलेक्शन करना, एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रिटेशन करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, ताकि जो भी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, ठीक है, जो भी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उनकी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और उसको इवैल्यूएट करने में मदद मिल सके, इसी को हम नाम देते हैं सर्विलेंस या निगरानी करना, ठीक है। यानी कि निगरानी के अंदर होता क्या है, इसके अंदर जैसे कोई भी डिजीज है, ठीक है, जैसे डेंगू है, तो डेंगू किसी भी एरिया के अंदर कोई भी डिजीज हो रही है, जैसे डेंगू हो रहा है, ठीक है, किसी भी एरिया के अंदर डेंगू हो रहा है, तो सर्विलेंस के अंदर क्या होता है, हम उसकी निगरानी करते हैं कि भाई किस तरह से डेंगू हो रहा है, ठीक है, कितने इसके नए केसेस आ रहे हैं, ठीक है, कैसे ये फैल रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम निगरानी करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसी को हम नाम देते हैं सर्विलेंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ सर्विलेंस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, ठीक है, कि सर्विलेंस की स्टेप क्या होती है, यानी कि निगरानी के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द सर्विलेंस, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सर्विलेंस एंड स्टेप्स ऑफ द सर्विलेंस, तो आपको ये लिख के आना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है सर्विलेंस या निगरानी करना का, निगरानी का, उसका नाम है डाटा कलेक्शन, ठीक है। यानी कि सर्विलेंस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले डाटा का कलेक्शन होता है, ठीक है। हेल्थ वर्कर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द डिजीज केसेज फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज एंड द कम्युनिटी, ठीक है। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, लेबोरेटरी से और कम्युनिटी से जो भी डिजीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, सेकंड स्टेप का नाम है डाटा एनालिसिस, ठीक है। द कलेक्टेड डाटा आर ऑर्गेनाइज यूजिंग टेबल्स, ग्राफ्स, परसेंटेज एंड रेट्स टू आइडेंटिफाई द डिजीज पैटर्न्स, ठीक है। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया फर्स्ट स्टेप के अंदर, उसको इस स्टेप के अंदर टेबल्स, ग्राफ, परसेंटेज और रेट के आधार पर जो भी डिजीज का पैटर्न है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं अपन, जो थर्ड स्टेप है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, द एनालाइज डाटा आर इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड विच डिजीज इज इंक्रीजिंग, विच डिजीज इज अफेक्टेड और विच एज ग्रुप इज एट रिस्क, ठीक है। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, जो भी हमने डाटा एनालिसिस किया है उसको इसके अंदर इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि उसको अर्थ निकाला जाता है एक तरह से, ठीक है, ताकि हम ये समझ सके कि कौन सी डिजीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है और कौन सा एज ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा रिस्क पर है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 का नाम है रिपोर्टिंग या डिसेमिनेशन, ठीक है। द फाइंडिंग्स आर रिपोर्टेड टू हेल्थ ऑथोरिटीज एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। जो भी डाटा इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स हमको मिलती है उन फाइंडिंग्स को हम हेल्थ ऑथोरिटीज को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इसी को नाम देते हैं रिपोर्टिंग या डिसेमिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट 5 स्टेप जो है, फिफ्थ स्टेप जो है वो है पब्लिक हेल्थ एक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एक्शंस आर टेकन सच एज वैक्सीनेशन कैंपेन्स, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स, हेल्थ एजुकेशन, वेक्टर कंट्रोल, ट्रीटमेंट एंड आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेप के अंदर रिपोर्ट के आधार पर एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे वैक्सीन कैंपेन चला जाते हैं, ठीक है, पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, जो भी वेक्टर है, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। साथ ही ट्रीटमेंट और आउटब्रेक को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो भी आउटब्रेक हो रहा है, जो भी डिजीज है उसका आउटब्रेक हो रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 6, उसको बोलते हैं इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करना या रीअसेस करना। स्टेप 6 को बोलते हैं इवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन करना या रीअसेस करना या चेक करना, ठीक है। द सर्वेलेंस सिस्टम इज इवेल्युएटेड टू चेक वेदर इट इज इफेक्टिव एंड वेदर इंप्रूवमेंट्स आर नीडेड, ठीक है। इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है वो इफेक्टिव है, साथ ही उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उसको हम मूल्यांकन या एवोल्यूशन स्टेप के अंदर चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना है सर्विलेंस क्या होता है, ठीक है। इसकी ये 6 स्टेप्स आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं हम आईडीएसपी के बारे में। आईडीएसपी क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि भाई आईडीएसपी होता क्या है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। The Integrated Disease Surveillance Program (IDSP) is a Government of India program launched in the 2004 under the Ministry of Health and Family Welfare, ठीक है। जो आईडीएसपी प्रोग्राम है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो 2004 के अंदर लॉन्च हुआ है, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, ठीक है। इट इज ए नेशनल वाइड सर्विलेंस सिस्टम दैट कलेक्ट्स, एनालाइजेज एंड रिपोर्ट्स डिजीज डाटा टू डिटेक्ट आउटब्रेक्स अर्ली एंड टेक टाइमली पब्लिक हेल्थ एक्शन, ठीक है। जो आईडीएसपी है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, ये एक नेशनल वाइड सर्विलेंस सिस्टम है जो पूरे इंडिया के अंदर चलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी डिजीज से रिलेटेड डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसको रिपोर्ट किया जाता है, ताकि जो भी डिजीज है उसको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर सके, साथ ही पब्लिक हेल्थ एक्शन जो है समय पर ले सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है आईडीएसपी क्या होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल डेफिनेशन की। अगर मैं बात करूं, आईडीएसपी इज ए प्रोग्राम that helps and identify disease outbreaks early, report them quickly and control their spread. डीएसपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू डिजीज आउटब्रेक को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने में, साथ ही जो भी डिजीज है उसको तुरंत रिपोर्ट करने में, साथ ही जो भी डिजीज है उसको स्प्रेड को, उसके फैलाव को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए एग्जाम के अंदर, सबसे पहले आपको डेफिनेशन ही लिख के आनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई आईडीएसपी के, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है इसके अंदर सर्वेलेंस यूनिट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कलेक्ट एंड मॉनिटर्स डिजीज डाटा एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स, ठीक है। सर्वेलेंस यूनिट के अंदर जो भी डिजीज के डाटा है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर कलेक्ट होते हैं और मॉनिटर किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड होता है लेबोरेटरी नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है, लेबोरेटरीज कंफर्म डिजीज डायग्नोसिस थ्रू टेस्टिंग। इसके अंदर जो भी लेबोरेटरीज होती है वो टेस्टिंग के थ्रू डिजीज को डायग्नोस करने में हेल्प करती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है रैपिड रेस्पॉन्स टीम, जिसको बोलते हैं आरआरटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ए टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल दैट क्विकली इन्वेस्टिगेट्स एंड कंट्रोल आउटब्रेक्स। इसके अंदर हेल्थ प्रोफेशनल और डॉक्टर की जो टीम होती है वो जो भी डिजीज है उसको क्विकली इन्वेस्टिगेट करती है, साथ ही उसके आउटब्रेक को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ जो कंपोनेंट होता है आईडीएसपी का, वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इसको बोलते हैं, ठीक है। यूजेज कंप्यूटर्स, इसके अंदर क्या होता है, यूजेज कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट फॉर क्विक रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी कोई भी डिजीज को रिपोर्ट कर सके और उसके बारे में कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द हेल्थ वर्कर्स फॉर डिजीज सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर जो भी हेल्थ वर्कर्स है उनको निगरानी के लिए, साथ ही जो भी डिजीज है उसकी रिपोर्टिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो डिजीज की अच्छे से निगरानी कर सके कि भाई कौन सी डिजीज किस एरिया में ज्यादा हो रही है, वो किस तरह हो रही है, उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीजेज मॉनिटर अंडर आईडीएसपी। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत मॉनिटर की जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। आईडीएसपी मॉनिटर्स एपिडेमिक प्रोन डिजीजेज, ठीक है। आईडीएसपी जो है वो एपिडेमिक प्रोन डिजीज को क्या करता है, मॉनिटर करता है। एपिडेमिक का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में वहां पे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, उनको एपिडेमिक प्रोन डिजीज हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे डेंगू, ठीक है, ये आईडीएसपी के अंतर्गत मॉनिटर किया जाता है इसको, ठीक है। मलेरिया हो गया, कोलेरिया, ठीक है, मीजल्स,
टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, जैपेनीज एनसेफेलाइटिस, एक्यूट डायरियल डिजीज और कोविड-19 ड्यूरिंग आउटब्रेक्स। ठीक है, ये सारी डिजीज है, ये सारी बीमारियां हैं जो आईडीएसपी के द्वारा मॉनिटर की जाती है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिजीजेज विच मॉनिटर अंडर द आईडीएसपी। ठीक है, इसका भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आईडीएसपी के अंदर मॉनिटर की जाती है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, यानी कि आईडीएसपी के अंदर मॉनिटरिंग का फ्लो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सब सेंटर और सब सेंटर से या हेल्थ वर्कर जो होता है सब सेंटर पर, वो मॉनिटर करता है, वो रिपोर्ट करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर को यानी कि पीएचसी को। उसके बाद पीएचसी रिपोर्ट करती है सीएचसी को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को। सीएचसी रिपोर्ट करता है डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट को। डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट जो है वो स्टेट सर्विलेंस यूनिट को रिपोर्ट करता है, और स्टेट सर्विलेंस यूनिट जो है वो सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ रिपोर्टिंग भी आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फ्लो ऑफ रिपोर्टिंग भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आईडीएसपी, यानी कि जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, उसके काम क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज आउटब्रेक्स। जो भी डिजीज है उसके आउटब्रेक को अर्ली स्टेज में क्या करना है, डिटेक्ट करना है। ठीक है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज, जो भी बीमारियां उनको कंटिन्यूस मॉनिटर करना आईडीएसपी का काम होता है। ठीक है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हेल्थ डाटा, जो भी स्वास्थ्य संबंधित डाटा है उसको कलेक्ट करना, उसको विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करना, ये आईडीएसपी का काम होता है। ठीक है, रैपिड इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक्स, जो भी डिजीज है उसका जो भी आउटब्रेक है, जो भी उसका फैलाव हो रहा है, उसको तुरंत क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, टाइमली कंट्रोल मेजर्स, यानी कि समय के साथ जो भी डिजीज कंट्रोल के उपाय है वो करना, ये आईडीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, साथ ही पब्लिक हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि जो भी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उनको इवेल्युएट करना, उनका मूल्यांकन करना कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईडीएसपी, यानी कि जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर, कौन कौन सी डिजीज जो है इसके अंदर, कौन कौन सी यूनिट, यानी कि कौन कौन सी यूनिट जो है इसके अंदर काम करती है। ठीक है, सबसे पहला है सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट। ठीक है, लोकेटेड एट द नेशनल लेवल, ये नेशनल लेवल पर स्थित होता है। ठीक है, डेवलप्स पॉलिसीज एंड मॉनिटर द प्रोग्राम अक्रॉस द इंडिया, जो सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट होती है ये पॉलिसीज को डेवलप करती है, साथ ही जो भी प्रोग्राम है वो पूरी, साथ ही जो भी पूरे इंडिया की, जो भी इंडिया है, साथ ही पूरे इंडिया के अंदर प्रोग्राम को मॉनिटर करता है सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट। ठीक है, सेकंड आता है स्टेट सर्विलेंस यूनिट। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट सर्विलेंस एक्टिविटीज विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर जो भी सर्विलेंस की एक्टिविटीज है, जो भी निगरानी संबंधित एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करता है। साथ ही कलेक्ट एंड एनालाइज रिपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, साथ ही डिस्ट्रिक्ट से जो भी रिपोर्ट है डिजीज के बारे में उनको कलेक्ट करता है और एनालिसिस करता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, कलेक्ट डिजीज रिपोर्ट फ्रॉम द हेल्थ फैसिलिटी, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है वहां से डिजीज रिपोर्ट्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टिगेट आउटब्रेक, जो भी डिजीज का आउटब्रेक है, जो भी डिजीज स्प्रेड हुई है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। साथ ही सेंड रिपोर्ट टू द स्टेट सर्विलेंस यूनिट, जो भी रिपोर्ट्स है वो स्टेट सर्विलेंस यूनिट को भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद तो ये आपको याद रखना है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड यूज ऑफ द डाटा। ठीक है, ये आपके टॉपिक दिया गया है सिलेबस के अंदर, तो आपको पढ़ना है, और ये कई बार एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम जानेंगे डाटा होता क्या है भाई। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने से पहले हमको पता तो होना चाहिए डाटा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। डाटा आर द फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट द पीपल, डिजीजेज और हेल्थ इवेंट्स फॉर द स्टडी एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्टडी और डिसीजन मेकिंग के लिए लोगों के बारे में, डिजीज के बारे में और हेल्थ इवेंट्स के बारे में जो भी फैक्ट, फिगर और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसी को हम नाम देते हैं डाटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा कलेक्शन क्या होता है भाई। ये आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले डाटा कलेक्शन क्या होता है भाई। डाटा कलेक्शन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ द गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। ठीक है, डाटा कलेक्शन एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि हम डाटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या गोल है डाटा कलेक्शन के। सबसे पहला टू ऑब्टेन एक्यूरेट हेल्थ इन्फॉर्मेशन, हम क्या चाहते हैं, हम जो है एक्यूरेट हेल्थ इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद टू आइडेंटिफाई कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स,
हम कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को पहचानना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इसलिए डाटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद टू प्लान एंड एवेल्युएट हेल्थ प्रोग्राम्स को इवेल्युएट करने के लिए, उनको प्लान करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। टू सपोर्ट रिसर्च एंड डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा कलेक्ट करने के कौन कौन से सोर्स है, कहाँ कहाँ से हम डाटा ले सकते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी डाटा। इसके अंदर क्या होता है, डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर और हेल्थ वर्कर्स। इसके अंदर हम जो भी डाटा है उसको डायरेक्टली रिसर्चर और हेल्थ वर्कर से कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, किस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करते हैं इसके अंदर, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, क्वेश्चनरी के द्वारा और फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है, सेकंड नंबर पे सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड्स है वहां से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी डाटा के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हॉस्पिटल रिपोर्ट से हम डाटा लेते हैं, सेंसर रिपोर्ट से हम डाटा लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट रिपोर्ट से डाटा लेते हैं, साथ ही हेल्थ रजिस्टर से हम डाटा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा डाटा कलेक्शन से रिलेटेड, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी, उसके बाद पूछी जाएगी कि कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा डाटा कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है डाटा कलेक्शन का वो होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, द हेल्थ वर्कर ऑब्जर्व पीपुल और सिचुएशन डायरेक्टली। इसके अंदर जो भी हेल्थ वर्कर होता है वो पीपुल और जो भी सिचुएशन है उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है। ठीक है, यूजफुल व्हेन पीपल कैन नॉट आंसर क्वेश्चन। ये उपयोगी होता है जब जब भी लोग आंसर नहीं देते हैं, तब ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है डाटा कलेक्शन का वो एक इंपॉर्टेंट है, यूजफुल होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, ऑब्जर्वर बायस में अकर, जो भी ऑब्जर्वर है उसके अंदर बायस देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहां पे एक तरह से भेदभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो मेथड होता है वो होता है इंटरव्यू। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, द हेल्थ वर्कर आस्क्स क्वेश्चन एंड रिकॉर्ड द आंसर। जो हेल्थ वर्कर होता है वो क्वेश्चन पूछता है, साथ ही जो भी आंसर है उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है, साथ ही जो भी डाउट्स है वो भी क्लेरिफाई होते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें इसके, नुकसान क्या है एक तरह से। ठीक है, टेक मोर टाइम, इसके अंदर बहुत ज्यादा समय लगता है, साथ ही रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल इसके लिए चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे क्वेश्चनरी मेथड। इसके अंदर क्या होता है, ए रिटन लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर्ड बाय रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर एक लिखित में लिस्ट होती है क्वेश्चंस की जो रेस्पोंडेंट्स के द्वारा आंसर दी जाती है। ठीक है, इसके फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहला फायदा है इसके अंदर लो कॉस्ट है। ठीक है, सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन के अंदर ये सुटेबल है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, नुकसान क्या है एक तरह से, ओनली यूजफुल फॉर द लिटरेट पीपुल, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये यूजफुल है। ठीक है, सम क्वेश्चंस में रिमेन अनआंसर्ड, यानी कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो अनआंसर होते हैं, वहां पे कोई भी आंसर नहीं दिया जाता है। ये डिसएडवांटेज है क्वेश्चनरी मेथड के। नेक्स्ट है हेल्थ रिकॉर्ड्स। इसके अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम हॉस्पिटल और कम्युनिटी रिकॉर्ड। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हॉस्पिटल से और कम्युनिटी रिकॉर्ड से कलेक्ट की जाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ओपीडी रजिस्टर से क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर से और बर्थ एंड डेथ रजिस्टर से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसी के अंदर डाटा एनालिसिस। ठीक है, डाटा कलेक्शन की बात हमने यहाँ पे कर ली है कि डाटा कलेक्शन क्या होता है और इसके मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आता है आपका वो है डाटा एनालिसिस। ठीक है, डाटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग कलेक्टेड डाटा टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट। ठीक है, डाटा एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो भी डाटा है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, समराइज किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है, ताकि जो भी रिजल्ट है उनको समझा जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप्स इन डाटा एनालिसिस, यानी कि डाटा एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी स्टेप होती है। ठीक है, ये आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप है डाटा एनालिसिस के अंदर एडिटिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, चेकिंग डाटा फॉर मिस्टेक एंड मिसिंग इन्फॉर्मेशन। इसके देखते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं गई है, किसी इन्फॉर्मेशन के अंदर डाटा के अंदर मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, सेकंड होता है क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, ग्रुपिंग सिमिलर डाटा टुगेदर। जो भी सिमिलर डाटा होते हैं उसको हम साथ में ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मेल और मेल या मेल और फीमेल का हम ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का ग्रुप बना देते हैं, साथ ही एज ग्रुप का हम क्या बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो स्टेप है वो है टेबुलेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जो भी डाटा है
उसको हम टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से याद रख सकते हो उनको। फोर्थ नंबर पे प्रेजेंटेशन, इसके अंदर क्या करते हैं, डिस्प्लेइंग डाटा यूजिंग टेबल्स, बार डायग्राम, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम। ठीक है, इसके अंदर जो भी डाटा है उसको हम टेबल्स के थ्रू, बार डायग्राम्स के थ्रू, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको रिसर्च के अंदर यूनिट 7 के अंदर कंप्लीट आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, आई होप आपने वहां पे वीडियो देखी होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टेप्स आपको पता रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डेफिनेशन की बात करेंगे सबसे पहले कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। इंटरप्रिटेशन का हिंदी मतलब है अर्थ निकालना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द एनालाइज्ड डाटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो भी एनालाइज डाटा है, ठीक है, उसको, उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करना, साथ ही उनसे निष्कर्ष को निकालना, उसको ही हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। इफ मेनी मलेरिया केसेज आर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इट इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड द नीड फॉर मॉस्किटो कंट्रोल मेजर। अगर बरसात के सीजन के अंदर मलेरिया केस रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। साथ ही इस टाइम पे मॉस्किटो कंट्रोल के मेजर्स को अपनाने की, उनको ट्राई करने की आवश्यकता है। ठीक है, इससे ये पता लगता है, यानी कि इंटरप्रिटेशन आप समझ गए होंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कोई भी डाटा है, ठीक है, उसका अर्थ निकालना सबसे पहले, उसके बाद उससे निष्कर्ष निकालना, इसी को नाम दे रहे हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जैसे मलेरिया हो रहा है, ठीक है, बरसात की सीजन मलेरिया हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें पता लग रहा है कि भाई मलेरिया हो रहा है, यानी कि उससे क्या हो रहा है, मच्छर जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, मॉस्किटो कंट्रोल्स के ऐसे उपाय अपनाने हैं जिससे मच्छर कंट्रोल हो पाए। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेज ऑफ डाटा। डाटा के क्या उपयोग होते हैं। कलेक्टेड डाटा आर यूजफुल फॉर द हेल्थ प्लानिंग। जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसका यूजफुल होता है, वो डाटा यूजफुल है किसके लिए, हेल्थ प्लानिंग के लिए। ठीक है, प्लानिंग हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड मैन पावर। ठीक है, हॉस्पिटल्स की प्लानिंग के लिए, हेल्थ सेंटर की प्लानिंग के लिए और मैन पावर की प्लानिंग के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे डिजीज कंट्रोल में हेल्प करता है डाटा। ठीक है, आइडेंटिफाई डिजीज आउटब्रेक्स एंड टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। जो भी डिजीज के आउटब्रेक्स है उनको आइडेंटिफाई करते हैं डाटा, साथ ही जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है उनको लेने में भी डाटा हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे पॉलिसी मेकिंग। इसके अंदर क्या होता है, हेल्पिंग द गवर्नमेंट डेवलप हेल्थ पॉलिसीज। ठीक है, यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ पॉलिसीज को डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है प्रोग्राम एवोल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, चेकिंग वेदर हेल्थ प्रोग्राम्स आर सक्सेसफुल। इसके अंदर चेक किया जाता है कि जो भी हेल्थ प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ठीक है, अब बात करते हैं हम मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में, जिसको एमसीटीएस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर के अंदर इसी साल ये टॉपिक ऐड हुआ है, इसलिए इसके 100% चांस होते हैं कि एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए। इसलिए आपको डिटेल के अंदर इसको पढ़ना है, और जो सिलेबस के अंदर है वो कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना है इसको अच्छे से, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम। मदर एंड द चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम or MCTS is a web-based information system developed by the Government of India to register, track and monitor all pregnant women and children up to 5 years of the age। ठीक है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम एक वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, एमसीटीएस के द्वारा सभी प्रेग्नेंट वुमेन और 5 साल तक के बच्चों को रजिस्टर किया जाता है, उनको ट्रैक किया जाता है, साथ ही उनको उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, इसको नाम देते हैं मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, इट एंश्योर दैट दे रिसीव एसेंशियल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज सच एज एंटीनेटल केयर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, पोस्टनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज ऑन टाइम। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विस जो है, जैसे एएनसी, एंटीनेटल केयर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, पोस्टनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ सर्विसेज जो है वो टाइम पर दी जा रही है, नहीं दी जा रही। ठीक है, इसके द्वारा ये बताया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ये ट्रैक किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस डेफिनेशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं बात करूं, एमसीटीएस इज लाइक एन ऑनलाइन रजिस्टर। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम एक ऑनलाइन रजिस्टर होता है। इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, एवरी न्यूबॉर्न बेबी, एवरी चाइल्ड अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, एमसीटीएस एक ऑनलाइन रजिस्टर होता है जिसके द्वारा प्रत्येक प्रेग्नेंट वुमेन का रिकॉर्ड, प्रत्येक प्रेग्नेंट वुमेन का, प्रत्येक न्यूबॉर्न बेबी का और
हर 5 साल तक के बच्चे का रिकॉर्ड जो है एमसीटीएस के द्वारा रखा जाता है, ठीक है। हेल्थ वर्कर्स अपडेट ऑल इन्फॉर्मेशन रेगुलरली, जो भी हेल्थ वर्कर्स है वो इस इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना है, ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, अगर यह डेफिनेशन आपको याद नहीं हो रही तो, ठीक है। बेहतर तो यही है कि आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर दी गई है। बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी कि एमसीटीएस के क्या गोल होते हैं। सबसे पहले रजिस्टर एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रत्येक प्रेग्नेंट महिला को रजिस्टर हो, ठीक है, प्रत्येक प्रेग्नेंट महिला रजिस्टर हो, इसके बारे में एमसीटीएस जो है इन्फॉर्मेशन देता है हमको, ठीक है। रजिस्टर एवरी चाइल्ड, यानी कि प्रत्येक जो 5 साल तक के बच्चे हैं वो सभी रजिस्टर हो, ठीक है। ट्रैक एएनसी विजिट, एंटीनेटल केयर विजिट को ट्रैक किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, मैटरनल मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा। एंश्योर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है, एमसीटीएस के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी प्रेग्नेंट महिला है उसकी डिलीवरी इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, ठीक है। एंश्योर किया जाता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ, साथ ही मैटरनल और इन्फेंट डेथ को एमसीटीएस के द्वारा कम किया जाता है, ठीक है। इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मातृ एंड शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को एमसीटीएस के द्वारा इंप्रूव किया जाता है। ये सारे एमसीटीएस के गोल होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, जो आपने डेफिनेशन के अंदर हमने लिखा है वही आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एंटीनेटल केयर विजिट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इम्यूनाइजेशन और जो भी हेल्थ सर्विस है वो क्या करनी है, इंप्रूव करनी है, उनको मॉनिटर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एमसीटीएस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, ये भी आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है कि जो एमसीटीएस है, मैटरनल मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, उसका उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन से हम समझते क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एमसीटीएस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द कम्युनिटी लेवल टू द नेशनल लेवल फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइडिंग टाइमली हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। टीएस के अंदर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिटी लेवल से नेशनल लेवल के अंदर कलेक्ट किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं ताकि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं वो टाइम से उनको प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एमसीटीएस, ठीक है। तो आपको ये लिख के आना है क्योंकि सिलेबस के अंदर है और इसलिए आ भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो इसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो होता है सब सेंटर लेवल पर, ठीक है। यहाँ पे आशा और एएनएम वर्कर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, और जो भी चिल्ड्रन है 5 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद रजिस्टर किया जाता है जो भी बेनिफिशरीज है, ठीक है, जिनको ये लाभ मिलने वाला है उनको रजिस्टर किया जाता है इनका, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन और 5 साल तक के बच्चे को रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। रिकॉर्ड डिटेल्स इन एमसीएस रजिस्टर और एमसीपी कार्ड, ठीक है। इसके बाद जो भी डिटेल्स है उसको एमसीएस रजिस्टर और एमसीपी कार्ड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड एएनसी पीएनसी एंड इम्यूनाइजेशन, उसके बाद एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर और इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद सेंड रिकॉर्ड्स टू पीएससी, जो भी रिकॉर्ड्स है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर क्या है, भेजे जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर भेजे जाते हैं, ठीक है। सेकंड जो फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, सेकंड स्टेज जो होता है, सेकंड जो लेवल होता है, सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है पीएससी, प्राइमरी हेल्थ केयर और ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एंटर डाटा इनटू एमसीटीएस और आरसीएस पोर्टल, इसके अंदर जो भी डाटा है उसको एमसीटीएस और आरसीएस पोर्टल पर एंटर किया जाता है, ठीक है। जनरेट यूनिक आईडी, उसके बाद हर प्रेग्नेंट महिला की यूनिक आईडी को बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है। उसके बाद अपडेट रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट किया जाता है, साथ ही रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सेंड डाटा टू डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद जो भी डाटा है उसको डिस्ट्रिक्ट पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेज दिया जाता है, ठीक है। थर्ड जो आता है, थर्ड लेवल पर, थर्ड है डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके अंदर क्या होता है, वेरीफाई एंड कंपाइल डाटा, जो भी डाटा है उसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। मॉनिटर परफॉर्मेंस, प्रोग्राम परफॉर्मेंस, उसके बाद जो भी प्रोग्राम परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद आइडेंटिफाई हाई रिस्क केसेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाई रिस्क केसेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स है उसको स्टेट लेवल पर भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट लेवल, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट डाटा है उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है, मॉनिटर किया जाता है। जो भी एमसीएच इंडिकेटर्स है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स है, उनको मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद प्लान किया जाता है हेल्थ प्रोग्राम्स को। सेंड कंसोलिडेटेड रिपोर्ट टू MOHFW, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे जो भी रिपोर्ट है स्टेट लेवल पर, जो भी रिपोर्ट बनाई गई है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर क्या होता है, कलेक्टेड डाटा फ्रॉम ऑल स्टेट, यानी कि नेशनल लेवल पर
क्या होता है, नेशनल लेवल पर सभी स्टेट से डाटा को कलेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद प्रिपेयर नेशनल रिपोर्ट्स, एक राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बनाई जाती है। यूज डाटा फॉर पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, यहाँ पे जो भी डाटा है उसको पॉलिसी मेकिंग के लिए, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 5 जो इसके लेवल है, सबसे पहले सब सेंटर, उसके बाद पीएससी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। एग्जाम के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा ही डिटेल के अंदर दे रखा है, ठीक है, वो आपको याद भी नहीं रह पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया नोट्स के फॉर्म में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन फ्लो चार्ट से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये भी आपको बना के आना है लास्ट के अंदर। सबसे पहले आशा और एएनएम जो सब सेंटर लेवल पर, ठीक है, उसके बाद पीएससी और ब्लॉक लेवल पर इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर, उसके बाद नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है। तो यह भी आपको बना के आना है, ठीक है, कि भाई जो एमसीटीएस है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, उसके अंदर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन किस तरह होता है, तो ये आपको बना के आना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है भाई? रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड इन विच एवरी पर्सन इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर पॉपुलेशन से हर व्यक्ति को इक्वल चांस दिया जाता है सिलेक्ट होने का, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूं, सिलेक्शन हैपन्स बाय चांस नॉट बाय पर्सनल चॉइस। इसके अंदर जो भी सिलेक्शन होता है लोगों का वो बाय चांस होता है, ठीक है, पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। सबसे पहला टाइप आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है भाई? पीपल आर सिलेक्टेड यूजिंग ए लॉटरी और कंप्यूटर, ठीक है। इसके अंदर जो भी लोग हैं उनको लॉटरी और कंप्यूटर के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पिक 20 नेम्स फ्रॉम ए बॉक्स, जैसे एक बॉक्स के अंदर से 20 नाम जो है वो निकाल लिए गए हैं, ठीक है। यानी कि ये रैंडम मेथड के द्वारा है, ठीक है, ये लॉटरी मेथड के द्वारा यहाँ पे लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक के अंदर क्या होता है? सिलेक्टेड एवरी फिक्स नंबर, प्रत्येक फिक्स नंबर को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एवरी 10th पेशेंट, यानी कि हर 10वें पेशेंट को हम क्या करना है? सिलेक्ट करना है, किसके लिए? सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। थर्ड जो टाइप आता है वो आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, पॉपुलेशन को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मेल के अंदर डिवाइड कर दिया, फीमेल के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद रैंडम सैंपल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, उसके बाद जो भी हमने ग्रुप बनाया उसके अंदर से रैंडम सिलेक्शन जो है, उसके बाद उन ग्रुप्स के अंदर से हम रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लस्टर सैंपलिंग। इसके अंदर क्या होता है? पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स, इसके अंदर पॉपुलेशन को क्लस्टर्स यानी कि गुच्छों के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे चूज 5 विलेज आउट ऑफ 50 विलेज, ठीक है। यानी कि 50 गांव से हमने 5 विलेज को चुन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके एडवांटेज क्या है। सबसे पहले लेस बायस, यानी कि यहाँ पे बायस कम देखने को मिलता है, ठीक है। मोर एक्यूरेट है, ठीक है। रिप्रेजेंट पॉपुलेशन वेल, ठीक है, जो भी पॉपुलेशन है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें, ये सारे मेथड्स टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, डिफिकल्ट फॉर वेरी लार्ज पॉपुलेशन, साथ ही लार्ज पॉपुलेशन के अंदर ये डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है। ये सैम्पलिंग जो है आपके जो है रिसर्च के अंदर भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको दिया गया है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसर्च के अंदर भी और यहाँ पे भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है भाई? नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड इन विच पार्टिसिपेंट आर नॉट सिलेक्टेड रैंडमली। जबकि रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या था? जो भी पार्टिसिपेंट है उनको रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। सो एवरीवन डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को सिलेक्शन के लिए इक्वल चांस नहीं मिलता है, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करूं, द रिसर्चर सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस और पर्पस, ठीक है। रिसर्चर जो है यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपने उद्देश्य के आधार पर, अपनी सुगमता के आधार पर सिलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है? सिलेक्ट पीपल हु आर इजीली अवेलेबल, ठीक है। इसके अंदर ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसके अंदर ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो आसानी से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे पेशेंट्स इन टुडे ओपीडी, यानी कि आज की ओपीडी के अंदर जितने भी पेशेंट आए उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। सेकंड है पर्पजिव सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है? सिलेक्ट ओनली पीपल विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे इस पर्पजिव सैम्पलिंग के अंदर ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ओनली डायबिटिक पेशेंट्स को हम सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिनके अंदर डायबिटीज है उनको ही हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है भाई? ए फिक्स नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप,
प्रत्येक ग्रुप से एक फिक्स नंबर को ही हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमें 20 मेल्स और 20 फीमेल्स को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। इसके अंदर क्या होता है, वन पार्टिसिपेंट इंट्रोड्यूस अनदर पार्टिसिपेंट, यानी कि एक पार्टिसिपेंट जो है वो दूसरे पार्टिसिपेंट को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट्स और HIV पेशेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके नॉन रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेज क्या होते हैं भाई। इजी मेथड है, ठीक है, क्विक है, साथ ही लो कॉस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे बायस ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। लेस रिलायबल है, ठीक है। कैन नॉट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन एक्यूरेटली, साथ ही ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएग्रीगेशन ऑफ द डाटा, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डिसएग्रीगेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है, ठीक है। डिसएग्रीगेशन ऑफ डाटा मींस ब्रेकिंग डाउन और डिवाइडिंग कलेक्टेड डाटा इनटू स्मॉलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स, प्लेस, एजुकेशन, इनकम एटसेट्रा फॉर बेटर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डिसएग्रीगेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है जो भी कलेक्टेड डाटा होता है उसको स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, उनकी एज, सेक्स, प्लेस, एजुकेशन और इनकम के आधार पर, ताकि जो भी डाटा है उसका बेटर एनालिसिस हो सके और डाटा को इंटरप्रेट किया जा सके, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करूं, डाटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ताकि हर ग्रुप की हेल्थ स्टेटस को अलग से समझा जा सके, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे टोटल इम्यूनाइज चिल्ड्रन है 500, ठीक है। आफ्टर डिसएग्रीगेशन यानी कि डिवाइड करने के बाद बॉयज तो हैं 270 और गर्ल्स है 230, ठीक है। तो हमें डिवाइड करने के बाद पता लग गया कि कितने तो बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। इसको ही बोलते हैं डिसएग्रीगेशन ऑफ डाटा। तो इसी के साथ जो आपकी यूनिट 3 है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस की हमने बात कर ली है, ठीक है। एक भी टॉपिक हमने स्किप नहीं किया, ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं वो तो आपको अच्छे से करके ही जाने हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं इस साल के अंदर, ठीक है। तो वो 100% वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो आपके एग्जाम के अंदर मिले आपको, ठीक है। इसलिए वो टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से हमने यहाँ पे यूनिट को क्लियर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। थैंक यू।